नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन पे। आप लोगों को ज्ञात है कि परिवर्तन आपके लिए साइंस, जीके, जीएस, इंग्लिश सभी के सीरीज ला रहा है। आप लोग उसको खूब ढेर सारा प्यार भी दे रहे हैं। आप लोगों ने एनालिसिस में देखा ही होगा कि आपका जो एनालिसिस है उस पर बेस ही हम लोग सीरीज करा रहे हैं। जनसंख्या की सीरीज में आपको करा चुका हूं, जिससे ताबड़तोड़ प्रश्न आ रहे हैं लगातार। उससे पहले मैंने एक डांस का भी आपको सेट कराया था, उस सेट से भी ताबड़तोड़ प्रश्न आ रहे हैं। आप जाके उसे देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करिएगा, उसे आप देख लीजिएगा। आज साइंस के हम लोग तीसरे सेट को सॉल्व करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, अनुचुंबक का गुण है। ऑप्शन है युग्मित इलेक्ट्रॉनों का, पूर्णता पूरित इलेक्ट्रॉनिक उपकोषों का, अयुग्मित खाली इलेक्ट्रॉनों का, या पूर्णता खाली इलेक्ट्रॉनिक उपकोषों का। देखिए, पहले तो आप ये समझिए अनुचुंबक गुण होता है किसमें है। आपका एक कोष होता है, जो इस कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कल हम लोगों ने देखा था 1 और 2। जब ये आपका कहेंगे ये कोष पूर्ण होता है तो इसे हम लोग कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी इसका इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना हुआ है। और तब इसमें जो गुण होता है वो होता है चुंबकीय गुण। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक गुण इसमें होता है तब। लेकिन जब यह कोष अधूरा रह जाए, यानी मान लीजिए इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो तब इसमें गुण किसका होता है? तब इसमें गुण आ जाएगा अनुचुंबकीय का। ठीक समझ गए होंगे ना। जब आपका जोड़ा कंप्लीट होगा, चुंबकीय होगा, तो वहां पे आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, और जब अनुचुंबकीय होगा तो उसमें आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। यानी ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है, लोहा किस खनिज से बनता है? देखिए, खनिज जो आपका चैप्टर है वो आपका 10th में ही आता है, 9th में, और उसी लेवल के आपके प्रश्न भी है कि लोहा किस खनिज से बनता है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड रहेगा, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है। ऑप्शन है क्रायोलाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट या कैल्कोपाइराइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है ये लोहे का अयस्क होता है, ये ध्यान रखिएगा। और अयस्क से ही आपका जो धातुएं हैं वो प्राप्त की जाती हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें क्रायोलाइट और बॉक्साइट, ये दोनों आपके एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, जिनमें बॉक्साइट बहुत बार पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है। वही बात करेंगे आप कैल्कोपाइराइट की, तो भैया आपका ये Cu, या जिसको हम लोग कहते हैं तांबा, कापर का आपका ये हो जाता है कौन सा? कैल्कोपाइराइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन हाफ टाइम समय 20 मिनट है। इस पदार्थ के 1 ग्राम से घटकर 0.25 ग्राम रहने में कितना समय लगेगा? देखिए, 1 ग्राम है और घटकर 0.25 ग्राम रह जाना है, तो इसे कितना समय लगेगा? तो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको लगाते हैं, लिखते हैं शेष मात्रा जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड n, ये बराबर होती है आपके n नॉट, यानी जितनी मात्रा शुरुआत में थी, इंटू 1/2 की पावर n। n क्या है? n है अर्ध आयु की संख्या। ध्यान रखिएगा, अर्ध आयु की संख्या। ठीक है, चलिए, तो n जो है वो कितना रह जाता है? वो रह जाता है आपका 0.25, है ना। आपका n नॉट यानी शुरुआत में कितना है? 1 है, इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। ठीक, क्या इसको हम लोग अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, यानी ये हमारा बना फ्रेंड्स 1/4 इंटू, ये 1 से तो कोई मतलब है नहीं, और 1/2 टू द पावर n। क्या 1/4 को हम लोग फ्रेंड 1/2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1/2 कंपेरिजन अगर दोनों की करें तो यहाँ से n का मान कितना निकल आएगा? n का मान निकल आएगा 2, यानी हमारी अर्ध आयु की संख्या आ चुकी है। अर्ध आयु संख्या, अर्ध आयु कितनी है भाई? n बराबर 2। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा, अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं लगा है। अब आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है, देखिए ना कितना समय लगेगा। तो समय के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, इसमें समय के लिए जो होता है वो होता है आपका t बराबर t हाफ, यानी अर्ध आयु इंटू अर्ध आयु की संख्या। और t हाफ आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 20 मिनट। ठीक है,
तो समय कितना लगेगा, यानी अर्धायु है का 20 मिनट और अर्धायु की संख्या कितनी है 2, तो टी बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड आपका 40 मिनट। कितना आ गया 40 मिनट आपका आंसर आ गया। देख लेते हैं आंसर जो है उसका 40 मिनट बिल्कुल करेक्ट है। फिर से समझ लीजिएगा, शेष मात्रा n बराबर n नॉट यानी प्रारंभिक मात्रा गुणे 1/2 की पावर n, n और वहां क्या है अर्धायु की संख्या। फिर हम लोगों ने n निकाला, n निकालने के बाद हम लोगों ने समय निकाला। समय कैसे निकालते हैं, t बराबर t हाफ यानी अर्धायु गुणे अर्धायु की संख्या। आंसर आया हमारा 40 मिनट। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आया हो, तो इस प्रश्न के लिए एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम किस गैस को माना जाए तो उसे क्या कहा जाता है। कोलाइडी जो विलयन होता है आपका, कोलाइडी विलयन जो होता है, तो इसमें अगर इसको खुला छोड़ा जाए तो वो कौन सा माध्यम होगा जिसे हम लोग बोल सकते हैं, क्या हाइड्रोसोल बोलेंगे, एक्सासोल बोलेंगे, एरोसोल बोलेंगे या बेंजोसोल बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका एरोसोल। अब ये एरोसोल है क्या, मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। एरोसोल देखिए ये आपका 10th की केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर है, एरोसोल एरोमेटिक, उसी में आता है ये। जो सूक्ष्म कण होते हैं आपके, बहुत मतलब सूक्ष्म कण जो आपके हवा में रहते हैं, ठीक ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म कण जो हवा में होते हैं यानी पृथ्वी के वायुमंडल में होते हैं, जैसे कि आपका धूल कण, जैसे कि आपके धूल के कण, धूल कण हो गया, जैसे कि आपका धुआं हो गया, ठीक, तो धुंध हो गया, ये सब क्या है, ये सब छोटे छोटे कण हैं जो आपके रहते हैं किसमें, आपके गैस माध्यम में, ठीक। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को एरोसोल बोला जाता है आपकी विज्ञान की भाषा में। समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर हमारा टेट्राफ्लोरोएथिलीन एकलक है, यानी टेट्राफ्लोरोएथिलीन एकलक किसका है, नायलॉन 66 का, टेफ्लॉन का, पॉलीथीन का या पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका टेफ्लॉन। किसका हो जाएगा, टेफ्लॉन का। अब टेफ्लॉन को तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, घरों में जो आपके नॉन स्टिक वाले जो बर्तन होते हैं, नॉन स्टिकी जो बर्तन होते हैं, ब्लैक कलर वाले, ब्लैक वाले जो बर्तन होते हैं, उन पे जो कोटिंग की जाती है, कोटिंग जो की जाती है वो टेफ्लॉन की ही की जाती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये हानिकारक भी है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ये आपके धीरे धीरे शरीर में गल के क्या होता है, जाता रहता है, इसलिए हानिकारक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक जैव तंत्र में एंजाइम का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का वाहक होता है, प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करना होता है, जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण करना होता है या ऊर्जा प्रदान करना होता है। तो एंजाइम जो फ्रेंड्स होते हैं आपके, इनका काम होता है उत्प्रेरक का। क्या काम होता है इनका, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो किसी भी रासायनिक क्रिया की गति को क्या कर देते हैं, रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है। बढ़ाने का कार्य कौन करता है, उत्प्रेरक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण का कार्य करना। अगला है हमारा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा किस रूप में होती है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ये तो बहुत बार पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं फ्रेंड माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये चीज ध्यान रखिएगा। पहली बात तो कोशिका का पावर हाउस, मैंने आपको पहले बताया था, सेल चैप्टर से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, चाहे वो कोशिका हो, चाहे कोशिका कला हो, कोशिका भित्ति हो, जीव द्रव्य कला हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो। हमसे इसमें पूछा है कि ऊर्जा किसमें होती है, तो ऊर्जा फिर क्या होती है आपकी एटीपी या एमिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ये चीज ध्यान रखिएगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, और किसमें होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की सेल का क्या बोला जाता है, पावर हाउस। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग में निम्नलिखित की कमी के कारण होता है, आयोडीन, इंसुलिन, लाइसिन या एल्बुमिन। तो आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी हो जाती है उनके शरीर में फ्रेंड इंसुलिन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, इंसुलिन। इसीलिए उनको क्या किया जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इंसुलिन की डोज दी जाती है अलग से, ठीक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंसुलिन। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इंसुलिन किससे जुड़ा रहता है, आपके अग्नाशय से, ठीक है। यानी अगर कोई पूछे कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये आपका अग्नाशय से स्रावित होता है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, अग्नाशय से स्रावित होता है कौन सा हार्मोन, आपका इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राउफेलिया सर्पेंटाइना पौधे से
निष्कर्षित रसायन का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड है आपका। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है आपको भी पता चलेगा। राउफेलिया सर्पेंटाइना पौधे से रसायन का नाम क्या है? एस्पिरिन, क्विनैन, बिथिया या आपका रेसिपिरिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा एस्पिरिन। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एस्पिरिन क्यों इसका आंसर है जरा, एस्पिरिन एंड रेसिपिरिन, सॉरी माफ कीजिएगा, इस पे रेसिपिरिन होना चाहिए आंसर, एस्पिरिन नहीं होगा। एस्पिरिन तो दवा होती है आपकी, रेसिपिरिन इसका आंसर है। अब रेसिपिरिन है क्या इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जिसके बीपी बहुत हाई रहता है, हाई बीपी बोला था ना, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर जिनके रहता है, उनकी जो दवाएं बनाई जाती हैं वो आपके रेसिपिरिन से ही बनाई जाती हैं। तो ये जो पौधा है ये राउफेलिया सर्पेंटाइना, ये हाई बीपी की दवाओं के लिए यूज किया जाता है। इन दवाओं को क्या कहा जाता है? रेसिपिरिन। माफ कीजिएगा मैंने एसिपिरिन बोल दिया। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक जाना पहचाना तंत्रिका प्रेषी है? एसिटिल कोलिन, ग्लूटामिक अम्ल, नार एपिनेफ्रिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है आपका एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन। अब ये कहां पाया जाता है? ये आपके पाया जाता है ब्रेन में। पहली बात तो ध्यान रखिएगा। उसका काम क्या होता है? इसका काम होता है न्यूरो ट्रांसमिशन का, न्यूरो ट्रांसमिशन का। अब एक सूचनाओं को, मतलब सूचनाओं को मस्तिष्क में एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो कार्य होता है वो होता है एसिटिल कोलिन का, जिसे हम लोग न्यूरो ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गिजर्ड मिलता है निम्नलिखित किसमें? मेढक में, मछलियों में, पक्षियों में या सांपों में? तो गिजर्ड है क्या? तो गिजर्ड फ्रेंड आपका एक प्रकार का पाचन तंत्र में पाया जाने वाला विशेष अंग है। पाचन तंत्र में पाया जाता है विशेष अंग। ये किसमें पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है फ्रेंड बर्ड्स किंगडम यानी पक्षियों में। ध्यान रखिएगा पाचन तंत्र से संबंधित है आपका। ठीक, अगर मान लीजिए कहीं पे अगर इसमें पक्षी ना देखे मगरमच्छ दे देते तो मगरमच्छ में भी आपका गिजर्ड पाया जाता है, और साथ में आपका डायनासोर, तो इनमें भी आपका गिजर्ड पाया जाता है। ये पाचन तंत्र का एक अंग होता है पक्षियों में। अगला है जैकपॉशन अंग का कार्य क्या है? मुख गुहिका में भोजन सूंघना, संतुलन करना, कंपनों को सुनना या शिकार को मारना। तो जैकपॉशन जो है फ्रेंड उसका अर्थ होता है मुख गुहिका में भोजन को सूंघना, यानी जो भोजन सूंघने का कार्य है वो जैकपॉशन से होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, वक्र निवाहिका उपतंत्र निम्नलिखित प्राणी में होता है? हाइड्मानिया, एम्फिऑक्सेस, मेढक या पेट्रोमाइथिन। तो ये जो होता है फ्रेंड ये होता है आपका मेढक में। किसमें होता है? मेढक में। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये मेढक के अलावा आपके मनुष्य में भी होता है वक्र निवाहिका उपतंत्र। अब इसमें है क्या? वक्र निवाहिका उपतंत्र ऐसे समझिए कि कोई भी मान लीजिए शिरा है, शिरा हो चाहे वो महाशिरा हो, शिरा या महाशिरा में से जब वो डायरेक्ट हृदय से नहीं जुड़ती, जब डायरेक्ट हृदय से नहीं जुड़ती है, किसी अंग के द्वारा जुड़ती है। ये भी ध्यान रखिएगा, किसी अंग के माध्यम, किसी अंग के माध्यम से जुड़ती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं निवाहिका उपतंत्र। ठीक है। और ऐसा मनुष्य में जो पाया जाता है, मनुष्यों में बात करेंगे तो मनुष्य में होता है आपका किडनी का। किडनी जो है वो पूरा एक उदाहरण है किसका? निवाहिका उपतंत्र का। और वैसा उपतंत्र आपको मेढक में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु कोष निम्नलिखित में से होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वायु कोष किसमें होते हैं? सर्प में, कबूतर में, मेढक में या यूरोमैक्टिस में? सीधे सीधे वायु कोष उनको समझिए, फेफड़ों में उड़ने वाला वायु थैला, यानी जो फेफड़ों में होता है उड़ने के लिए वायु थैला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपना वायु कोष कहते हैं। अब उड़ता कौन है? उड़ता पक्षी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कबूतर। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग पक्षी भी लिख सकते हैं। कोई भी पक्षी हो जो उड़ सकता है उसी के अंदर आपको वायु कोष देखने को मिलेंगे, जो पक्षियों को उड़ने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पारिस्थितिक तंत्र पद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने गढ़ा है? एपी ओडम, सी एल्टन, एजी टेंसले या अर्नेस्ट हैकल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपके जो एजी टेंसले हैं इन्होंने ही पारिस्थितिक तंत्र बताया था। और उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तंत्र में जो आपका तंत्र है उसमें हमेशा टेंशन बनी रहती है, तो तंत्र से आप टेंशन को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत निम्नलिखित की व्याख्या करने में असफल रहा। योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम का उद्भव, अर्थ उत्पादन या जनसंख्या के आकार में संतुलन। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर ए। ये डार्विनवाद से पूरा संबंधित है आपका, डार्विनवाद, और इनसे प्रश्न आपका आ ही रहा है, ठीक है, डार्विनवाद से संबंधित है। इन्होंने ही दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटिस्ट का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटिस्ट, यानी इस दुनिया में वही जिंदा रह सकता है जो सबसे ज्यादा फिट है। जिसे हम लोग नहीं कहते हैं when the things get tough, the tough gets gone, when। तो इस तरीके से ध्यान रखते हैं आप इस चीज को कि जब चीजें कठिन हो जाती हैं तो जो व्यक्ति दृढ़ होता है वही आगे चलता है, और यही चीज आपका है सर्वाइवल ऑफ द फिटिस्ट के साथ, जिसको हम लोग योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत कहते हैं। इसे हम लोग डार्विनवाद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष लगता है, गहरा नीला, श्वेत, काला या लाल। देखिए अब अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में होगा तो अंतरिक्ष में आपका क्या नहीं पाया जाता है, तो अंतरिक्ष में आपका वायुमंडल नहीं होता है। पहली बात तो ये समझिएगा, वायुमंडल नहीं होता, और जब वायुमंडल नहीं होता तो वहां ना तो परावर्तन हो सकता है और ना ही वहां पे आपका अपवर्तन हो सकता है। जब ये दोनों क्रिया नहीं होगी तो आपका जो कह सकते हैं अंतरिक्ष है वो कैसा प्रतीत होगा आपको, बिल्कुल ब्लैक या काला, क्योंकि वहां पे परावर्तन और अपवर्तन दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वोल्ट है, यानी वोल्ट की एक इकाई के रूप में बताया जा सकता है। ऑप्शन है अर्ग प्रति सेंटीमीटर, जूल प्रति कूलाम, अर्ग प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर। तो वोल्ट की बात करें तो वोल्ट होता है फ्रेंड आपका जूल प्रति कूलाम, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। तो सीधे सीधे इनमें इकाई आपको याद करना है। ये चैप्टर पूरा इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, वैसे ऐसा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो आपका 10th का चैप्टर है उसी की स्टैंडर्ड का आपको क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? चार्ज की मात्रा है, धारा की मात्रा है, विद्युत शक्ति की मात्रा है या ऊर्जा की मात्रा है? तो एम्पियर घंटा जो होती है फ्रेंड ये आपके ऊर्जा की मात्रा होती है, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऊर्जा की मात्रा होती है कौन सा आपका एम्पियर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है मात्र एक विद्युत क्षेत्र, मात्र एक चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा दोनों वाला, यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों आपके एक समान गति में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारावाही कुंडली में ऊर्जा निम्न में से किस रूप में संग्रहित रहती है? मान लीजिए आपकी कुंडली है, ठीक है, ये कुंडली है आपकी, और इस कुंडली में यहां से ऐसे करके आपकी धाराएं जो निकलती हैं, इन धाराओं को फ्रेंड हम लोग क्या कहते हैं? इन धाराओं को कहा जाता है आपकी मैग्नेटिक वेव्स। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक वेव्स। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसके बीच में जो रेखा होती है, ठीक, इसीलिए जो संतुलन का कार्य करती है, यहाँ पे संतुलन बनाने का जो कार्य है ये होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र का। तो बी वाला जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा, एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में गतिमान दो इलेक्ट्रॉन धाराएं हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को मिटा देती हैं, एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र को मिटा देती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। जब एक दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही गतिमान दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसी तरीके से जा रहा है और ये भी, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, यहाँ पे प्रतिकर्षित नहीं करेंगे। चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है? तांबा है, लोहा है, इस्पात है या एल्यूमिनियम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका इस्पात, यानी कि स्टील। जो आपकी स्टील होती है उसी को हम लोग इस्पात बोलते हैं। तो सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सी है आपकी चुंबक के लिए? लोहा, सॉरी इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आग के लिए उसकी संवेदन क्षमता कितनी होती है? तो सामान्य आग के लिए संवेदन क्षमता होती है 4 डायोप्टर, यानी 4D। और डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता। कभी पूछी जाए आपसे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो फ्रेंड ये होता है आपका डायोप्टर। समझ गए ना, क्या होता है आपका? डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक। अगला है, पुतली के साइज को
कौन नियंत्रित करता है? परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना या कार्निया? तो इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो आयरिश होना चाहिए। आयरिश शायद, अब मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ, परितारिका को शायद आयरिश ही कहा जाता हो, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो सकता है, क्योंकि ये तीनों तो नहीं है ना। लेंस, नेत्र, रेटिना, कार्निया, ये लेंस जो पुतली होती है आपकी, छोटी सी पुतली जो होती है, इसको जो इसका जो साइज है वो आयरिस पे डिपेंड करता है। अब परितारिका को आयरिस कह सकते हैं। फिलहाल आयरिस ध्यान रखिएगा, मैं इंग्लिश में वर्जन आपको बता देता हूँ, आयरिस। तो ये हम लोगों ने फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो या अच्छा ही लग रहा हो मान लीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिनका आने वाले समय में पेपर है उनके मैं थोड़ा सा टॉपिक्स कुछ बता देता हूँ जीके जीएस में। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपका जनसंख्या से प्रश्न तो आ रहा है ना, तो जनसंख्या आपको पढ़ के जाना है। साथ में नृत्य, नृत्य यानी जो आपके लोक नृत्य हैं और ये, और साथ में जो आपके डांसर्स हैं जो संबंधित हैं नृत्य से उन्हें, और आपके वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र से तो बार बार प्रश्न आपका आ ही रहा है, तो इसे भी देख के जाइए। साथ में अब देखिए नया टॉपिक उन्होंने परसों से ऐड किया है 9 मई से, योजना। बार बार ये योजनाओं को पूछ रहे हैं, तो ये एक आपका नया टॉपिक हो गया है। बायोलॉजी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो बायोलॉजी में आप देख सकते हो अपना सेल वाला चैप्टर साथ में देख लीजिएगा, ठीक है। और बात करेंगे थोड़ा सा, तो जनसंख्या टॉपिक हो गया आपका, लोक नृत्य हो गए, डांसर हो गए, वाद्य यंत्र हो गया, योजना हो गया, सेल हो गया, और थोड़ा बहुत खेल जगत से प्रश्न आपका आ रहा है, खेल जगत से प्रश्न आ रहा है। करंट अफेयर बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा। जो करंट अफेयर सीरियल टाइप में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा करंट अफेयर के आ रहे हैं। अब पोर्शन जो बनता है बहुत ज्यादा, वो आपका किसकी चीज का बनना है? देखिए सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री पढ़ के जानी है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, मिडिल से आपका मॉडर्न तक ही रहना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री के लगभग 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करेंगे आप आपके सिविक्स के या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो उससे भी आपको 4 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल रहे हैं। स्टैटिक पोर्शन आपका भारी भरकम तरीके से आ रहा है, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वही आप बात करेंगे साइंस की, तो साइंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, साइंस में भी आपका 2 क्वेश्चन लगभग आ रहा है। करंट में भी लगभग आपका 2 क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर्स में भी आपको बता दूं लगभग 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो 4 4 8 8 8 16 16 2 18 18 2 20, और 5 क्वेश्चन आपके जो बच गए, जैसे ज्योग्राफी का हो गया, वो ये क्वेश्चन आ जाएगा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक, 1-2 क्वेश्चन इससे भी उठा सकते हैं। तो कुल मिला के 25 क्वेश्चनों का जो फिगर आउट है, अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो आप हिस्ट्री पढ़िए, सिविक्स पढ़िए, स्टैटिक पढ़िए, साइंस पढ़िए और करंट अफेयर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी साथ में पढ़ते हुए चलिए। जैसे ज्योग्राफी में आपका जो उद्यान है वो बार बार पूछा जा रहा है। तो ये सब जानकारी आपके एमटीएस के आने वाले जिनका पेपर है उनके लिए है। तो जिनका पेपर है वो अपनी डेट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका पेपर कब है, तो हम उस तरीके से आप लोगों के लिए सेट्स जो है डिजाइन कर सकते हैं। बस ख्याल रखिएगा कि एक ही चीज है, सिलेक्शन लेना है, माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाना है। इसी उम्मीदों के साथ आप लोगों को छोड़ के जाते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।